नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल मार्केट शाला पर पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज का दिन बहुत ही उथल पुथल भरा दिन रहा। मतलब मार्केट ऊपर गया, ऊपर पहले जो है नीचे गैप डाउन ओपनिंग किया, फिर उसके बाद उसने अपने आप को ऊपर लेके गया, ऊपर लेके जाने के बाद थोड़ा नीचे आया, फिर नीचे एकदम आता ही चला गया। आज एक आरबीआई पॉलिसी भी था जिसमें हमारे श्री शक्तिकांता दास साहब ने जो है अपना जो भी उनका एक मॉनेटरी पॉलिसी का उनके कंक्लूजन्स थे वो उन्होंने ब्रीफ किए। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में तो ट्रेडर्स की सांसें एकदम जो है एकदम कहते हैं ना कि हलक में आ गई होंगी जान। क्योंकि क्या होता है, कभी भी बहुत बड़ा कोई इवेंट हो तो उस टाइम पे जो है ट्रेड्स की जो पोजीशंस हैं उनको लेने से बचना चाहिए। क्योंकि ट्रेड पोजीशंस उस टाइम पे प्राइस एंड एक्शन से ज़्यादा जो उस टाइम पे स्पीच चल रही होती है उन स्पीच को इंटरप्रेट करते हुए जो है स्पेकुलेशन की स्थिति पैदा कर देते हैं मार्केट के अंदर। और अगर आपके पास कोई एक सर्टेन सेटअप है और उस सेटअप के रूल्स से आपने अपने ऑर्डर्स पे लगा रखे हैं या फिर ऑर्डर से अपने एग्जिट जो है आपने पहले से ही प्री प्लान अपने स्क्रीन पे लगा रखे हैं तब तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप खाली एक डिस्क्रिशनरी वे में उतर के जो है आप मार्केट देख करके ट्रेड कर रहे हैं बिना किसी सेटअप के, बिना किसी डिसिप्लिन के, तो आप ये मान के चलिए कि जिस भी दिन इस तरीके के इवेंट होते हैं या कोई डेटा आना होता है या कोई बड़ा एक इवेंट है, बजट जैसा या इन इलेक्शन के रिजल्ट जैसा या फिर आरबीआई के गवर्नर की स्पीच हुई मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, तो उस दिन आपको कोई नहीं बचा सकता इस मार्केट के अंदर। उस दिन आपको जो बचाएगा वो सिर्फ एक ही है और वो है आपका खुद का सेटअप, आपका डिसिप्लिन और आपके रूल्स। ठीक है, तो आज ऐसा ही कुछ दिन रहा। जो लोग पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठ करके ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने देखा है आज कि किस तरीके से मार्केट ने अपने आप को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एक टाइम ऐसा लग रहा था कि ड्यूरिंग द मिड ऑफ द डे की चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, फिर वहाँ से एकदम स्लाइड डाउन करता हुआ एकदम नीचे आया और एंड ऑफ द डे जा करके एक अच्छा खासा इसने जो है अपना करीब 0.25% की जो है ड्रॉप डाउन के साथ 0.25% मैंने अराउंड 60-70 पॉइंट लूज किया अपने गेंस को। गेंस इन द सेंस कि जो इसने कल जहाँ पे क्लोजिंग दी थी वहाँ से लगभग 0.25% अराउंड 7.7% के आसपास जो है ड्रॉप डाउन किया। हालांकि जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं वहाँ पे तो और भी मार पिटाई हुई, जिनमें कि अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स नहीं हैं या फिर अच्छे क्वालिटी के भी हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी जो है एक हावी रही। क्योंकि आरबीआई की जो स्पीच थी गवर्नर साहब की उसमें तो कुछ ऐसा आया नहीं कि जो मार्केट को बूस्ट कर पाता। वर्ल्ड वाइड मार्केट अपना अलग ही टेंशन में चल रहे हैं, उनकी टेंशन अभी अपने आप अपनी जगह पे मेंटेन्ड है और वो तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि कोई एक कॉन्क्रीट डिसीजन मेकिंग यूएस की तरफ से नहीं आ जाता, वो है रेट कट्स को लेकर के। और वर्ल्ड वाइड मार्केट जो है वो भी अभी हम चार्ट पे देखेंगे किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बहुत ही बेहतरीन एक अलग दिशा में जाकर के कोई मार्केट परफॉर्म कर रहा था और मतलब कोई बहुत गेंस के साथ कोई परफॉर्मेंस आ रही थी मार्केट्स के अंदर या फिर यूएस मार्केट्स के फ्यूचर्स के अंदर। मोरलेस हर एक जगह एक ही जैसा हाल रहा। अभी भी कोई एक क्लियर कट गाइडलाइंस का इंतज़ार ये बाजार कर रहा है और वो गाइडलाइंस जो हैं सेंट्रल बैंक्स के थ्रू मिल सकती हैं। हमारे बैंक्स के थ्रू तो कोई भी इस तरीके की राहत या कोई लोभ लुभावन वाला कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं मिला इंडियन मार्केट्स को कि जिसको लेकर के कि इंडियन मार्केट जो है उछलता कूदता हुआ आगे बढ़ पाता। तो देखते हैं आगे किस तरीके से आज यूएस के बाज़ार जो है परफॉर्म करेंगे और यूरोपियन मार्केट्स की क्लोजिंग किस तरीके से होती है और फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली जापान का मार्केट तो थोड़े से गेंस वगैरह लेकर के बंद हुआ है। हालांकि वो गिर भी बहुत ज़्यादा गया था तो उसके जो है गेंस कोई खास ज़्यादा मायने रखते नहीं हैं क्योंकि उससे अभी अपने ब्रेक इवन पे आने में बहुत समय है। तो वो देखेंगे। उससे पहले जो है आज चार्ट के ऊपर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे किस तरीके का वर्ल्ड मार्केट का दिन रहा, सेक्टर्स ने कैसे परफॉर्म किया और जो कुछ चीज़ें हमने कल आपके साथ शेयर करी थी उसका एक फॉलोअप लेते हैं। कुछ चीज़ें इन द सेंस कि जो है इंडियन स्टॉक मार्केट के कुछ लेवल्स हमने कल के एपिसोड में शेयर किए थे जहाँ पे एक कॉशियस पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखा था कि अगर एक पर्टिकुलर लेवल को ब्रीच करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक जो है
मार्केट का टर्न अराउंड सेलिब्रेट करना एक नादानी हो सकती है। और कहीं ना कहीं अभी हम देखेंगे कि वही चीज़ जो है आप देख पाएंगे चार्ट के ऊपर वैसा ही कुछ हुआ, और वो एक बेंचमार्क है जिसको कि हमें कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा, राइट। चलिए देखते हैं चार्ट्स पे, प्राइस एंड एक्शन पे किस तरीके से मार्केट्स और हमारे ट्रेड्स ने परफॉर्म किया। आपके सामने अब हम एक जो है निफ्टी का चार्ट ये जो लेके आ रहे हैं, ये डेली टाइम होराइजन का जो है निफ्टी का स्पॉट लेवल का चार्ट है। कल हम डिस्कस कर रहे थे इसी चार्ट के ऊपर कि अगर 24,350 जो ये गोल्डन लाइन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है, अगर इसको ब्रीच करके ये निफ्टी जो है इसके ऊपर ट्रेड नहीं करता है डेली क्लोजिंग बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं ये जो हम एक्सपेक्टेशन कल का जो एक अच्छा एक मोमेंटम था, वो जो उससे जो एक्सपेक्टेशन हमने लगाया था, हालांकि कैंडल फॉर्मेशन भी डोजी कैंडल फॉर्मेशन था बट रेजिस्टेंस के पास था। अगर यही डोजी कैंडल फॉर्मेशन सपोर्ट के पास बनता है तो और स्ट्रांग होता है, लेकिन इसको डिनाई नहीं किया जा सकता था कि कहीं ना कहीं जो है मार्केट पार्टिसिपेंट जो है मार्केट को नीचे नहीं जाने देना चाहते हैं। इसी वजह से कल की मार्केट में उन्होंने इस तरीके की एक प्राइस एंड एक्शन फॉर्मेशन बनाया कि जहां पे वो ओपन हुआ गैप अप के साथ वहीं पे जाकर के क्लोज हुआ, अपने गेंस को लूज नहीं होने दिया। लेकिन जो सेकंड चैलेंज था वो ये था कि निफ्टी का स्पॉट लेवल 24,350 के ऊपर क्लोज हो और फिर वहां से एक नया रैली स्टार्ट हो। वो करने में आज हम पूरी तरीके से सफल नहीं हुए, मतलब असफल रहे। और कहीं ना कहीं उसी एरिया को आज का जो हाई आप देख पा रहे हैं वो आज का हाई है 24,340 और हम बात कर रहे हैं 24,350। 10 पॉइंट नीचे से वहीं से जो है पूरा का पूरा मार्केट नीचे आना शुरू हुआ, और वहीं पे जो है वो एक सप्लाई जोन था जो कि कल हमने डिस्कस किया था, और वहां से जो है नीचे आते आते 0.74% का उसने आज लॉस शो किया अपने लेवल्स के अंदर, राइट। अराउंड 180 पॉइंट जो है डाउन होकर के आज ये निफ्टी बंद हुआ है। अभी कल का अगर हम आज अगर कुछ डिस्कस करें कि अब क्या आगे जो है कुछ बन रहा है, तो आप इस चार्ट के ऊपर देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले तो इसके पास जो सपोर्ट है वो है ये डॉटेड लाइन जो है 24,055 की, यहां पे एक सपोर्ट मिलेगा, और उससे थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है इसको मिल जाएगा 50 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो ये गोल्डन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन ऊपर की तरफ आ रही है, और ये अभी आपका खड़ी हुई है 23,983। यानी कि अगर 24,055 तोड़ता है तो 23,983 नेक्स्ट सपोर्ट है, और बैक टू बैक तीसरा सपोर्ट जो है इसको वो मिलेगा 23,893 के ऊपर, जो कि तीसरी फ्लैट गोल्डन लाइन है। नीचे यहाँ सपोर्ट बना हुआ है, ऊपर वहां हर्डल बना हुआ है, दोनों में से जिस भी साइड को ये ब्रीच करेगा उस तरफ की रैली शुरू हो जाएगी। इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर डेफिनेटली जो वेल्थ क्रिएशन में लगे हुए हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पोर्टफोलियो को अपना जो है जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये जो 24,350 का रेजिस्टेंस लेवल टूटे और इसके बाद एक निफ्टी नई रैली करे। लेकिन अगर कहीं इसने 23,893 को डेली बेसिस पे क्लोज दे दिया 24,893 के, तो आप ये मान के चलिए कि जो नए लेवल्स हैं डाउन साइड उसके लिए ओपन हो जाएंगे, और जो नया नेक्स्ट सपोर्ट जो दिख पा रहा है वो दिख पा रहा है हमको 23,323 के ऊपर, यानी कि लगभग 23,000 के आसपास तक जाने के रास्ते निफ्टी के खुल जाएंगे। और निफ्टी का जो हाई लगा हुआ है अभी तक का 25,078, उसका 5% डिक्लाइन है 23,824। इस बीच में मैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, वैल्यू इन्वेस्टर हैं, और जो इन्वेस्टिंग से लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, उनके लिए मेरी एक ही राय है, जब भी 5% के लेवल के आसपास आए, यानी कि लगभग 23,824 के आसपास, मतलब जब भी आए यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि आप 10, 15, 20% अपना जो है कैपिटल डाल सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी इज डूइंग वेल। इंडिया का जो है जीडीपी अच्छा कर रहा है, टैक्स कलेक्शन अच्छे आ रहे हैं, पॉलिसीज स्ट्रांग है, और गवर्नमेंट का पूरा जो है सेबी का जो है पूरा जोर है कि वो इन्वेस्टिंग को जो है पुश करे, ना कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को, राइट।
तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर इंडियन स्टॉक मार्केट्स के ऊपर चल रहा है। और वर्ल्ड वाइड जो आशंकाएं हैं, जो दिक्कतें हैं, वो टाइम के साथ खत्म हो जाएंगी और तब वही मार्केट आउट परफॉर्म करेंगे जिनके की इकोनॉमिकल कंडीशंस आर बेटर एज कंपेयर टू अदर्स। तो वी आर वन ऑफ देम एंड वी आर फॉर्चुनेट कि इस पर्टिकुलर एरा के अंदर हम इस मार्केट में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तो ये वो एरिया है जब तक कि आपका निफ्टी का लेवल 23,824 के ऊपर रहता है, आप 10-20% का अपना जो है, जो भी कैपिटल आपके पास है, उस कैपिटल में जो कैश आपके पास है, उस कैश का 10-20% आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं स्टैगर्ड वे में। और फिर उसके बाद जो है फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अगर स्थितियां और वर्स्ट होती हैं, जो कि मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। और मैं अभी भी होपफुल हूं कि जो आपका ब्रेकआउट मिलेगा वो ब्रेकआउट ही, मतलब ब्रेकआउट तो ऑब्वियसली अपवर्ड साइड में मिलता है और ब्रेकआउट की तरफ ही हम जाएंगे। ब्रेकडाउन के कोई ऐसे रीजंस मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो जिस लेवल पे इंटरेस्ट रेट्स हैं उस लेवल से और नीचे जा नहीं सकते हैं, राइट। उस नीचे इन द सेंस कि ऊपर जा नहीं सकते हैं। तो वो जब एकदम पीक पे हैं, मैं यूएस फेड की बात कर रहा हूँ, एकदम पीक पे हैं, वहां पे इन्फ्लेशन का जो है खतरा मंडरा रहा है, वहां पे जो है जापान का जो है कंसर्न जो है निकल के आ रहा है। तो वहां से जो है जो भी आपके इंटरेस्ट रेट्स हैं वो नीचे की तरफ आएंगे और जैसे ही जब इंटरेस्ट रेट घटेंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी आएगी और जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी तो सबसे पहले चीज करेगी स्टॉक मार्केट्स को। और वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट्स जो है उससे आप देखिएगा कि फिर एक बार जो है अपना अच्छे से ग्रो करने लगेंगे और अपवर्ड मोमेंटम की तरफ बढ़ेंगे। और सिमिलरली वही पैसा एफआईआईज के थ्रू इंडिया में भी आएगा। और जब ओवरऑल सब जगह जो है इस तरीके की लिक्विडिटी का फेज जो हमने कोविड के टाइम पे देखा था, जब यूएस सेंट्रल बैंक ने जो है अपने बैंक के दरवाजे खोल दिए थे और इंटरेस्ट रेट को एकदम लोअर डाउन कर दिया था, और वहां से जो जिस तरीके की रैली चली है जो कि अभी भी लॉन्गर रन में इंटैक्ट है, आप देख पा रहे हैं। अगर इसी चार्ट को अगर आप छोटा करके अगर देखेंगे, स्मॉल करके देखेंगे, तो अभी भी जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है वो अभी भी इंटैक्ट है, उसमें अभी भी किसी भी तरीके की कोई खराबी नहीं है। ये पूरा जो चार्ट है एकदम ऊपर की तरफ अपना मोमेंटम कैरी किए हुए है। और बीच में आप देखिए इस तरीके के हिकअप्स पहले भी आए हैं, चाहे वो आप जून 2024 में जो है बोलें जब इलेक्शन का टाइम था, चाहे आप उससे पहले ही अक्टूबर 2023 में बोले। और बीच में क्योंकि मार्केट का मतलब ही ये है कि मार्केट अपना प्रॉफिट बुकिंग फेज में भी जाता है, फिर उसके बाद अपवर्ड मोमेंटम के साथ हायर हाई हायर लोज बनाता हुआ आगे बढ़ता जाता है, राइट। तो ये सही समय है कि आप धीरे धीरे अपना जो कैपिटल आपने अपना सेव करके रखा है मार्केट में डालने के लिए, धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में उसको आप मार्केट में पुटअप करने के लिए सोच सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि बाकी जो वर्ल्ड वाइड मार्केट्स थे उनका क्या सिनेरियो रहा। आपके सामने अभी ये जो है डाउ जोन्स का फ्यूचर का जो है चार्ट है, जो कि आज आप देखिए जो मार्केट में एक कैंडल पहले का आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कैंडल है आज के नाइट का जो यूएस मार्केट ओपन होगा उसकी जो है प्राइस एंड एक्शन शो करना शुरू कर दिया है। अभी जो है आप एक कैंडल पीछे जाएंगे तो इसमें आप देख पा रहे हैं डेट है 8 अगस्त और इसने 1.5% का इसने ड्रॉप डाउन दिखाया है। जो भी चाहे इनके पास क्लूज रहे हो जिससे इनको लगता है कि यूएस मार्केट आज अच्छा नहीं करेगा, वी विल सी इट। समटाइम थिंग्स सरप्राइज एज वेल, राइट। तो हो सकता है कुछ सरप्राइज मिले, और अगर नहीं मिलते हैं तो वो चीज़ें इंडियन मार्केट आज पचा चुका है। थोड़ा सा भी कुछ बेटरमेंट होगा तो वो बाकी के जो अदर मार्केट्स हैं जो कि क्लोज हो चुके हैं उनके लिए एक अच्छी मोमेंटम कल के मार्केट में लेकर के आएगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप देखते हैं कि फ्रांस का जो मार्केट है, कैक जिसको बोलते हैं, CAC, उन्होंने किस तरीके से आज परफॉर्म किया। हालांकि अगर आप चार्ट पे प्राइस एंड एक्शन देखें तो ये लास्ट 2-3 कैंडल जो है ग्रीन्स बनी हुई हैं। हालांकि इसमें पिछले जो आप लगभग अगर आप डेट देखें यहाँ पे 1 अगस्त वाली जो कैंडल थी, 1 अगस्त वाला जो प्राइस एंड एक्शन था, वहाँ से जो मार्केट गिरा था बहुत ज़्यादा गिर गया था, उसके कंपैरिजन में अभी इतना बढ़ा नहीं है। तो अभी इनको पहले के जो लेवल्स हैं उसमें आने के लिए एज यूजुअल बहुत एफर्ट्स पुट ऑन करने हैं। हालांकि 2 दिन से कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ कंफर्मेशन नहीं होने की वजह से इतना ज़्यादा अच्छा जो है एक रिकवरी नहीं शो हो पा रही है। बट हाँ, एक बेस फॉर्मेशन आप कह सकते हैं कि बन रहा है
फ्रांस के मार्केट है, विच इज़ गुड फॉर दी अदर डेवलपिंग नेशंस के जो मार्केट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। ये है जर्मनी का मार्केट जो कि अभी भी लड़ाई लड़ रहा है अपने 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको कि ये ब्रीच करके नीचे आ चुका है। अब जब भी ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, पिछले 4 दिनों में आप देखिए हर बार वहाँ से इसको बहुत ही सप्लाई का सामना करना पड़ता है और वहाँ पे ये कहीं ना कहीं वो वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। तो जैसे ही चीज़ें बेहतर होंगी, ये मूविंग एवरेजेस पार्टिसिपेंट्स नहीं बनाए होते हैं, पार्टिसिपेंट ही इसको तोड़ भी देंगे, तो नीड नॉट टू वरी। बेटर ये है कि जो एकदम स्लाइड शुरू हुआ था, आप ये जो बैक टू बैक 3 कैंडल्स देखिए गैप डाउन करके नीचे आए थे, वो वहां पे एक बेस फॉर्मेशन शुरू हो गया है। दैट इज समथिंग विच इज गुड। वहां से फिर जो है स्लाइड नहीं शुरू होना चाहिए, तो फिर ये हम मान के चल सकते हैं कि आगे जो है यहां से अपवर्ड मोमेंटम शुरू होगा। ये है यूके का मार्केट फुटसी, और इसने भी सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्म किया है, लेकिन हाँ अपने जो है गेंस को ज़्यादा, जो कल की क्लोज था उसके कंपैरिजन में 0.08% गिरा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं यूरोपियन मार्केट्स। तो और ज़्यादा गिरने का मतलब है कोई बहुत ही बैड न्यूज़ आए और तभी कुछ हो सकता है। हमारे जो इंडियन मार्केट हो या यूएस मार्केट हो, काफ़ी पहले से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की गुंजाइश है। तो वहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा जो आपका जो जब मार्केट गिर रहा है, जैसे आज जो मार्केट गिरा कंपैरेटिवली ज़्यादा गिरा यूरोपियन मार्केट्स के, बट जब आप पीछे का कंपैरिजन करेंगे तो अभी भी इंडियन मार्केट्स हों या यूएस मार्केट्स हों, ये गेंस पे ही हैं। इस तरीके की ड्रास्टिक गिरावट इनमें नहीं आई है। हाँ, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है, तो वो कभी सेंटिमेंट्स की वजह से हो जाता है। जैसे आज हमारे इंडियन मार्केट्स के अंदर जो है शक्तिकांत दास साहब जो हैं गवर्नर साहब की कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स का वेट किया जा रहा था, जिसको कि सबने अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया, और उस इंटरप्रिटेशन का एक तरीका ये निकाला कि भाई चलो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ही कर ली जाए। तो वो एक जनरल प्रॉफिट बुकिंग की तरह आप उसको ले सकते हैं। बाकी वर्ल्ड वाइड मार्केट में एक ही हालात हैं, और ऐसा कुछ निकल के नहीं आया है कि भाई ईरान ने जो है एकदम से धावा बोल दिया, इजराइल ने ईरान के ऊपर धावा बोल दिया, या फिर जो है कोई और इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वर्ल्ड वाइड, कोई ऐसा कुछ एकदम से कुछ आ गया। जो है ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, और वो ऑलरेडी है सबके सामने, जो कल भी था आज भी है, बस उसमें थोड़े सुधार की जरूरत है। उस सुधार के हिसाब से जो है ये बेस फॉर्मेशन जो चल रहा है, उस सुधार के इंतजार में चल रहा है, और थोड़े से वो इंडिकेशन जब सामने आना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहीं से सारे मार्केट जो है रिकवर होना भी शुरू कर देंगे। तो देखते हैं, जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी, जापान का मार्केट निक्केई आज भी कम से कम 1-1.25% ऊपर होकर के क्लोज हुआ है। हालांकि इसने अपने आप को गिराया भी बहुत था, तो 1-1.5% होकर के क्लोज हो, तभी ये बाकी के जो अदर मार्केट्स हैं उनको कैच कर पाएगा, उनके लेवल पे जा पाएगा। अभी तो उनके कंपैरिजन में, अदर मार्केट्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा डाउन है। आई होप चीज़ें सुधर रही हैं, इसी वजह से वो प्राइस इन एक्शन यहाँ पे इन मार्केट्स पे दिख रहा है। तो आप ये मान के चलिए, इन मार्केट्स को देखने का सबसे एक फ़ायदा जो है ये है कि कई बार क्या होता है, खाली अपना इंडियन स्टॉक मार्केट देख के आइडिया नहीं लग पाता कि यार हम एकदम से क्यों गिर गए, या हम जो है कम गिरे या ज़्यादा गिरे, या क्यों गिर रहे हैं। तो जब आप एक ग्लोबल विलेज हैं और एक दूसरे की कंट्री में इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि सारी इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ जो है कनेक्टेड है, तो फिर वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं आपको जब देखते हैं कि हाँ चीज़ें जो है मोर और लेस एक ही जैसी हर स्टॉक मार्केट में चल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो है किसी को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक फेज है जो सबके लिए मोर और लेस एक ही जैसा है, एंड वी आर डूइंग कंपैरेटिवली बेटर एज कंपेयर टू अदर्स। जब हम ग्राफ जो 1 महीने 2 महीने 3 महीने साल भर का देखते हैं, 2 साल का देखते हैं, तो फिर थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आता है कि चीज़ें इम्प्रूव होने की गुंजाइश है यहाँ से, और उसी पे जो है बेस फॉर्मेशन चल रहा है। चाहे वो कोई भी मार्केट हो, आप इंडियन स्टॉक मार्केट भी देखें तो वहाँ पे भी बेस फॉर्मेशन ही आपको दिखाई देगा। कहीं पे स्लाइड शो नहीं दिखाई देगा पिछले 2-3 दिन में। वहीं पे उसी एक पर्टिकुलर रेंज जो हमने आपको दिखाई थी, उसी रेंज के ऊपर नीचे आ जा रहा है, और वहीं से जो है एक उसको अपना एक डायरेक्शन लेना है, चाहे वो ऊपर का हो चाहे वो नीचे का हो। सारे के सारे सेंट्रल बैंक्स मिलके काम कर रहे हैं, सबको यूएस गवर्नमेंट भी जो है, यूएस के जो फेडरल बैंक है वो भी काफ़ी कंसर्न है इन चीज़ों को लेकर के, और कोई भी अपने देश के स्टॉक मार्केट को लेकर के रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो हम ये प्रोबेबिलिटी हम ये लेकर चलते हैं कि यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को ही मिलेगा, और एक हेल्दी 5% का करेक्शन
मिनिमम हेल्दी मिनिमम 5% का करेक्शन जो है सबके सारे बाजारों में आ चुका है। और जो ये जापान और ये सारे मार्केट, यूरोपियन वगैरह मार्केट है, इनमें तो और भी ज़्यादा आ गया है। तो एक जो इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग अपने पास होल्ड बैक करके रहते हैं अमाउंट को, उनके पास एक मौका भी है अपना एक्सपोजर लेने का। और जब चीज़ें सुधरेंगी तो ऑटोमेटिकली उसका फ़ायदा गेंस के रूप में इन्वेस्टर्स को मिलेगा। ठीक है, तो ये थे वर्ल्ड मार्केट्स जो कि एक मैसेज दे रहे हैं कि चीज़ें जो हैं माने एक तरीके से जो है चीज़ें एक फॉर्मेशन, बेस फॉर्मेशन चल रहा है। तो बेस फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि ना हम गिर रहे हैं ना हम बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से जब एक अच्छा सॉलिड बेस फॉर्मेशन 2 4 5 7 दिन का हो जाएगा, जो कि हम पहले भी बोल रहे थे कि 2 3 दिन देखना पड़ेगा, और वहाँ से फिर बेस फॉर्मेशन होने के बाद चीज़ें फिर एक अलग होराइजन पे जाने के लिए आगे बढ़ेंगी। और अगर कोई बहुत ही ख़राब न्यूज़ आ जाती है तो रिवर्स डायरेक्शन भी ले सकती है। कोई बेस फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें ऊपर ही जाएं, कभी नीचे भी जाएंगी। लेकिन एंड ऑफ द डे कहते हैं कि इंडेक्स में अगर निफ्टी हो या कुछ भी, मतलब अल्टीमेटली आप ये मान के चलिए कि जिस कंट्री में ग्रोथ चल रही है, इकोनॉमी में ग्रोथ है, तो अल्टीमेटली अगर गिरेगी भी तो भी वहाँ से ऊपर बढ़ने के ही जो है इंडिकेशंस हैं। क्योंकि एज अ कंट्री, मैं अपनी कंट्री की बात कर रहा हूँ, इंडिया जो है बहुत अच्छा कर रहा है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको खाली समय देना है मार्केट के अंदर, और बाकी मार्केट अपने आप खुद ही कर देगा आपकी वेल्थ क्रिएशन करने के नाम पे। ठीक है, तो अब जो है हम जो है नेक्स्ट जो है देखते हैं। ये तो हमारा निफ्टी का जो है चार्ट था। अब सेक्टर्स को देख लेते हैं। सेक्टर्स में जो है आपके सामने क्या परफॉर्मेंस रही आज। सेक्टर्स में आप देखिए, खाली एक सेक्टर था फार्मा, जिसने की एक अच्छी अपवर्ड मोमेंटम दिखाई। उसके अलावा बाकी, हाँ, एक फाइनेंस ने भी थोड़ा सा अपने आप को स्टेबलाइज रखा, हालांकि बड़ा नहीं, लेकिन ये जो आप पर्पल लाइन देख रहे हैं जहाँ कर्सर है, ये थोड़ा सा अपने आप को इसने जो है गेंस को खोए नहीं। इसी वजह से आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने थोड़े से गेंस लिए हैं आज। निफ्टी हालांकि गिरा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने थोड़े गेन लिए। वो ये फाइनेंस सेक्टर में एक अपवर्ड मोमेंटम की वजह से ही है। अपवर्ड नहीं भी बोले तो एटलीस्ट फ्लैट हो रहा, गिरने नहीं दिया अपने आप को। फार्मा ने अच्छा परफॉर्म किया, बाकी सब ने जो है शुतुरमुर्ग की तरह अपनी मुंडी जो है झुका रखी है, यानी कि सब ने जो है अपने गेंस को लूज किया। चाहे वो आईटी हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो एफएमसीजी सेक्टर हो, इंफ्रा हो, कंजम्पशन हो, मतलब सारे के सारे स्टोरीज आज जो हैं एक बार एकदम डाउनवर्ड मोमेंटम के साथ जो है चले, चाहे वो रियलिटी हो चाहे वो मेटल हो। ठीक है, तो सारे सेक्टर्स ने आज अंडर परफॉर्म किया, खाली फाइनेंस और दूसरा सेक्टर था फार्मा जिसने कि कंपैरेटिवली अच्छा किया। तो ये था पूरा का पूरा आज का मार्केट का सिनेरियो जो रहा। अब हम देखते हैं कि सुबह हमने आपके साथ अपना कौन सा एनालिसिस शेयर किया था। हमारा जो सुबह का जो एनालिसिस था वो ये था कि यूएस मार्केट का जो हमारा सेंटिमेंट है वो कमजोर है। ठीक है जी, कमजोर था और कमजोर ही रहा। बॉन्ड यील्ड्स जो है न्यूट्रल उसमें थे, क्योंकि जितना एक दिन पहले घटे थे उतना ही दूसरे दिन बढ़ गए। हालांकि 4 से नीचे है अभी, विच इज गुड आई बिलीव, क्योंकि 4 से काफी ऊपर जा चुके थे बॉन्ड यील्ड के जो लेवल्स थे। इंडिया वीक 16.17, जो कि हम चाहते हैं कि कम से कम 15 के नीचे आए, तो कम से कम जो भी मोमेंटम बनता है ना मार्केट के अंदर, उस पर एक कॉन्फिडेंस आ सकता है। आज क्या हुआ, नीचे आप गैप डाउन गए तो भाई नीचे ही चले जाते, नहीं, आज आप फिर ऊपर गए, फिर जो है नीचे आए, नीचे इतना ड्रास्टिकली नीचे आए, और फिर पूरे के पूरे जो है अपने लॉसेस को रिकवर करके आप एकदम नो लॉस नो प्रॉफिट जोन, यानी कि कल का जो क्लोज था वहां पहुंच गए। फिर वहां से पूरा का पूरा जो है आपने जो है ऐसा एक डायरेक्शन शो किया कि पूरा जो है आपने गेंस को वाइप्ड आउट किया, और आज जो है 0.7% के लॉस के साथ आप जो है बंद हुए। तो ये होता किस वजह से है, ये वॉलेटिलिटी की वजह से होता है। वॉलेटिलिटी अगर कंट्रोल में होती है तो आपको डायरेक्शन को लेकर के कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, आज मार्केट अगर गिर रहा है
तो पूरे दिन जो है वो उसी डायरेक्शन में चलेगा या फिर छोटा मोटा जो है डिविएशन होगा। और अगर मार्केट बढ़ रहा है तो पूरे दिन बढ़ेगा या फिर छोटा मोटा डिविएशन होगा, और झटके नहीं लगेंगे मार्केट में। ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स की वजह से जो है झटके लगते हैं, जिसका कि खामियाजा ट्रेडर्स को भुगतना पड़ता है, और खासतौर पर उन ट्रेडर्स को भुगतना पड़ता है जिनके पास की कोई पर्टिकुलर रूल बैक्ड सेटअप नहीं होता, राइट। इसकी हम अभी आगे बात करेंगे जब हम देखेंगे कि हमारे इन लेवल्स ने किस तरीके से काम किया है। इंडियन मार्केट सेंटिमेंट न्यूट्रल थे क्योंकि अभी भी कुछ डिसाइसिव नहीं है। वो जो मैंने रेंज बता रखी है, एक बार उन रेंज को अगर तोड़े तो सेंटिमेंट का भी कुछ आइडिया पता चलेगा कि भाई नीचे जाना चाहते हो कि ऊपर जाना चाहते हो। हालांकि लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट अभी भी बुलिश है, क्योंकि लॉन्ग टर्म अभी भी जो है चैनल बरकरार है और बेहतरीन, और उसको टूटने में बहुत टाइम लगेगा। अगर उसे टूटना होगा तो आप समझिए कि कोई बहुत ही ऐसी कोई न्यूज़ आएगी या कुछ ऐसा कोई इवेंट होगा, ब्लैक सॉन इवेंट कह सकते हो आप, कि जिसकी वजह से वो एक लॉन्ग टर्म चैनल जो कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में चला जा रहा है वो कहीं जाकर के आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो, उसको कभी कहीं दिखता नहीं है। निफ्टी फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल्स हमने आपको दे रखे थे। सबसे पहले हम अपनी ट्रेड बुक को जो है एक बार को ओपन करना चाहेंगे, उसको हम आप ही के सामने यहाँ ओपन कर लेते हैं। ट्रेड बुक, ये रही हमारी ट्रेड बुक, और इसको हम बंद कर देते हैं। ये है हमारी ट्रेड बुक कल तक की, राइट। इस ट्रेड बुक के अंदर हमने ये सेटअप पूरा आपके सामने किया था। कल एक जो है हमसे जो एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, वो ये हुआ कि हमने बोला कि जो है हमारा अगर निफ्टी 25 यूनिट्स का लॉट है और उसमें अगर हम 100 पॉइंट्स का गेन और 50 पॉइंट्स का जो है स्टॉप लॉस लेकर के चलते हैं, तो एक लॉट पे अगर हम प्रॉफिट बुक करते हैं तो हमारे पास जो है 1250 आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। 25 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 2500। 1250 नहीं आएंगे जी, वो आएंगे 2500। तो ये करेक्शन हम यहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर कर देते हैं। और अगर एक लॉट हम लूज करते हैं तो हमारा जो है 2500 का हाफ कितना हुआ, 1250, यानी कि हम लूज करेंगे एक ट्रेड के ऊपर 1250। तो उस हिसाब से ये कैलकुलेशन दोबारा से होकर के आपके सामने आ गई है। अब जो है हम यहाँ पे इसको एक लाइन नीचे कर लेते हैं, राइट, जिससे कि आज की ट्रेड्स हम यहाँ पे लिख पाए। आज है तारीख 8 अगस्त 24, और निफ्टी में देखेंगे कि हमें क्या ट्रेड मिला है, और अकॉर्डिंगली हम फिर उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है जी, चलिए देखते हैं आज निफ्टी का फ्यूचर लेवल का जो चार्ट्स है वो क्या कह रहे हैं। ये है निफ्टी, ये अब इसका डेली चार्ट आ गया आपके सामने। सारे लेवल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। लेवल्स यही थे, रेजिस्टेंस दिख रहा था 24,398, 24,477, 24,809, और इसको हम थोड़ा सा जो है साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा आपको इजीली दिख पाए, राइट। यही है, 24,398 था, 24,477, 24,809, और उसके बाद 25,133 तो दूर की कौड़ी है अभी। और ये हमारी कुछ जो हमने सपोर्ट लेवल्स बताए हुए थे 24,018 और 23,619, राइट, ये एरिया थे। और ये हमारा सेम जो है, ये आप देख पा रहे हो, यही लेवल्स थे। रूल यही था कि लेवल्स को ट्रेड करना है। लेवल्स को ट्रेड करना है तो एक बार रूल हम डिस्कस कर लेते हैं रोज की तरह। अगर रेट नीचे से जाकर के प्राइस जो है निफ्टी या बैंक निफ्टी, जो भी लेवल्स हैं, जिसके भी लेवल्स हैं, रूल हम एक ही बार डिस्कस करेंगे। नीचे जाके ऊपर टकराता है तो हमारा पहले से शॉर्ट साइड का ऑर्डर लगा होना चाहिए, सेल साइड का। और अगर ऊपर से नीचे जाके टकराता है तो हमारा लॉन्ग साइड यानी कि बाई का ऑर्डर लगा होना चाहिए, तो वहां पे हम बाई लेंगे। निफ्टी है तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का टारगेट। और अगर बैंक निफ्टी है तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 200 पॉइंट का टारगेट। ठीक है, पहला अगर हमारा ट्रेड विन कैटेगरी में आ जाता है तो दूसरे ट्रेड की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरा ट्रेड हम तभी लेंगे जब हमारा पहला ट्रेड लूज स्ट्रीक में आ जाता है, मतलब हम पहला ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तभी हम दूसरे ट्रेड की तरफ जाएंगे।
अगर दूसरा ट्रेड का भी जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर हम जो है टर्मिनल बंद कर देंगे। तो दो केस में टर्मिनल बंद करना है कि पहला ट्रेड हमारा विन हो गया, हमारा टारगेट हिट हो गया, तो भी हमने टर्मिनल क्लोज करके ट्रेडिंग बंद कर देनी है उस पर्टिकुलर डे के लिए। और अगर हमारा बैक टू बैक दोनों ट्रेड जो है स्टॉप लॉस हिट हो गए तो भी हमें ट्रेड बंद कर देना है, तीसरे ट्रेड की तरफ नहीं जाना है। ये इंश्योर करता है कि हम ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, राइट। हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 होना चाहिए। ये इंश्योर करता है कि जब भी हम कोई टारगेट हिट करें तो हमारा जो है प्रॉफिट डबल हो एज कंपेयर टू लॉस के, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें सिर्फ 10 में से 4 ट्रेडों को प्रॉफिटेबल बनाना होगा हमारी ट्रेड बुक को फायदे में रखने के लिए। उसके अलावा कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और एकदम से हमारे लेवल्स के ऊपर ही कोई अगर ओपनिंग हो जा रही है तो उसको भी हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए। हमारा मार्केट ओपन हो, उसके बाद 3 मिनट, कम से कम 2 से 3 मिनट लगते हैं ट्रेड को लेने के लिए, 3 मिनट के कैंडल चार्ट पे हम आ जाएं और 3 मिनट की कैंडल चार्ट के ऊपर जब उसमें हमें टाइम मिले 2-3 मिनट का, हम वो रेट पहले से डाल के रखें कि जो ऊपर वाला लेवल है जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, ऊपर वाले लेवल को हम जो है शॉर्ट की एक पोजीशन डाल के रखें और नीचे वाले लेवल पे हम एक लॉन्ग की पोजीशन डाल के रखें। मेरी एडवाइस ये है, जो लेवल्स हैं निफ्टी में कम से कम 5 पॉइंट अगर ऊपर वाला है तो ऊपर से अगर आपको शॉर्ट करना है, सपोज 100 पे शॉर्ट करना है तो 95 पे डाल के रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाता है, उससे पहले ही वो वापसी कर लेता है। सिमिलरली अगर नीचे का कोई लेवल अगर 100 पे दिया हुआ है और नीचे से हमको लॉन्ग करना है, 100 का वेट करने की जगह हम 105 पे जो है अपना लॉन्ग साइड का जो है सौदा डाल के रखें। ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है नीचे, और हमें स्टॉप लॉस तो हमें पता ही है कि 50 पॉइंट लेना है, तो वो हमारे लेवल के 45 पॉइंट नीचे आ जाएगा। यही होगा, बस ये कि छूटेगा नहीं, राइट। सिमिलरली बैंक निफ्टी में यही 5 पॉइंट्स की जगह 10 पॉइंट्स कर लें कि अगर ऊपर आ रहा है तो ऊपर का जो भी लेवल अगर 100 पे है तो हम 90 पे जो है उसको शॉर्ट करने का ऑर्डर डाल के रखें। और अगर नीचे की तरफ जो लेवल्स है जहाँ पे भी जो है आपका अंडरलाइंग अभी ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे जो है 100 पे है तो 100 की जगह उसको 100 पे लॉन्ग करने की जगह उसको हम 110 पे ही लॉन्ग कर लें, 100 का वेट ना करें, राइट। और स्टॉप लॉस वही रखें जो मैंने आपको बताए थे। तो चलिए देखते हैं निफ्टी के अंदर। और अगर समझ ना आ रहा हो ना, थोड़ा सा जो है आप रिवाइंड करके सुनिएगा तो समझ में आएगा। और अगर आप मुझे यहाँ पे कमेंट करेंगे तो मैं और अच्छे से आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट को दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, जिससे कि आपको उस चीज की क्लैरिटी मिले। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 15 मिनट का लगाते हैं, जिससे कि हमें ये आइडिया लग जाएगा कि मार्केट का हमारा बैटलफील्ड कहाँ शुरू हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ था, राइट। अब इसको हम कर लेते हैं क्या, अब हम इसको कर लेते हैं 3 मिनट्स के ऊपर। 3 मिनट्स पे हम इसको ले आए, राइट। इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे जिससे कि पूरी बैटलफील्ड हमारे सामने आ जाए। ये है पूरी बैटलफील्ड, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं वो ये है कि 9:15 पे यहाँ पे ये ओपनिंग हुआ। कहाँ पे हुआ, 24,299। हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल लिखा हुआ है वो है 24,398 के ऊपर, और जो सपोर्ट लेवल लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 24,018 के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी मौका आपको 8 अगस्त को नहीं मिला, ना तो इसने अपर लेवल जो है जो रेजिस्टेंस का था उसको टच किया, ना ही लोअर लेवल के रेजिस्टेंस को टच किया। तो क्या हुआ, अल्टीमेटली हमारा ये नो ट्रेडिंग जोन में आज का दिन आ गया, विच इज़ गुड ऑल्सो, जिससे कि हम अननेसेसरी की जो वॉलेटिलिटी है उससे हम बच गए। तो हम यहाँ पे आज के दिन को नो ट्रेडिंग जोन में निफ्टी में शोकेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या रहा। बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट हमें देखना होगा। उसके लिए 15 मिनट में इसको कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा इसे रिसाइज करते हैं और हमारी बैटलफील्ड को जो है पहले हम देखते हैं कहाँ से शुरू। ये है कल का एंड ऑफ द डे
और ये हमारा आज का दिन शुरू होता है 15 मिनट का। अब 15 मिनट को हम 3 मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि कोई भी सौदा पंच करने के लिए कम से कम हमें 2-3 मिनट तो चाहिए ही होते हैं, राइट? ये तो 7 तारीख का है, ये होगा आज का दिन। ये था कल का 15 मिनट पे, कल का डे यहाँ पे एंड हुआ हुआ। यहाँ पे जाकर के 3:27 की जो ये कैंडल है, ये दिखा रही है आपको कि कल दिन कहाँ ख़त्म हुआ था और आज दिन कहाँ शुरू हुआ है। ठीक है, ये था आज का निफ्टी फ्यूचर का पूरे दिन का लेखा जोखा। ठीक है, मार्केट मॉर्निंग में ओपन होता है आपका 50,240 के ऊपर, एकदम बीचों बीच। आपके सामने 2 ही लेवल्स आ रहे हैं जो कि हमने यहाँ पे दे रखे थे। पहला लेवल आ रहा है ऊपर साइड में 50,400 और दूसरा लेवल आ रहा है 49,950। ठीक है, ये जो कैंडल है, अगर हम मान के चलेंगे आपने 10 पॉइंट ऊपर भी जो है अपना अगर बाई साइड का टारगेट बना के रखा होगा, तो ये कैंडल का जो लो था 49,980 तक ही आया। लेकिन अगर 49,950 पे था तो आप 49,960 कर सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा। अब 80 तक के लिए आप 30 पॉइंट का तो जो है 30 पॉइंट पहले जाकर के तो आप ले नहीं लेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये रूल डन है हमारे हाथ में। ये यहाँ पे बाइंग वाला जो ये सौदा है ये नहीं आया। दोबारा जब कब लाइन के पास पहुंचा, ये पहुंचा है 11:18 वाली जो 3 मिनट की कैंडल है, वहां पे जाकर के इसने 50,400 को हिट किया। और अगर आप वैसे तो ये 50,400 पे पहुंच ही गया, लेकिन मैं कहता हूं 50,400 की जगह आपने 50,390 पे, यानी कि 10 पॉइंट नीचे आपने अगर बाइंग बना के रखी होती, बाइंग की पोजीशन बना के रखी होती, वो भी आपकी क्लिक हो जाती। 50,390 का जो स्टॉप लॉस है 50,490 होता है और इसका जो हाई है वो बना है 50,420। 50,490 जाने के लिए इसको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी होगी इस कैंडल तक। इस कैंडल माने ये कौन सी कैंडल है? 12:12 की। और ये कैंडल कौन सी है? 11:18 की। 11:18 के बाद इसने पहला लो जो है 50,400 के बाद जो पहला सबसे जो नीचे गया वो गया ये कहाँ पे? ये गया है 50,272 के ऊपर। 50,400 से लेके 50,272 पे जाकर के इसने अपना लो बनाया। और 50,272 50,400 से कितना नीचे है? 128 पॉइंट मात्र, राइट? 128 पॉइंट नीचे, क्योंकि हमने 100 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस ले रखा है, तो 128 पॉइंट पे तो हम जो है अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। तो हमको जो वेट करना था 50,200 का कम से कम, राइट? जहाँ पे कि ये पहुंचा नहीं, उससे पहले जो है इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। कितने बजे? 12:12 पे आकर के। और 12:12 पे जब स्टॉप लॉस पहला पहली ट्रेड हमारी जब हमारा जो है हमारे अगेंस्ट चली गई, फिर हमने जो है इस ट्रेड को लेने का कोई मतलब नहीं था। क्योंकि इसके बाद आप ये मान के चलिए जब ऊपर गया है तो फिर यहाँ पे एक ट्रेड और यहाँ पे आपको मिलती है, वो मिलती है, आज मैं दिखा रहा हूँ कि वॉलेटिलिटी किस तरीके से ट्रेडर्स के साथ खेलती है। 12:48 पे 12:48 पे ऑब्वियसली आपने जो है 50,400 के ऊपर एक बाइंग का, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी कैंडल्स के साथ यहाँ पे अपना क्या कर सकता था, मतलब काफ़ी टाइम स्पेंड किया। और ये एक सपोर्ट एरिया जो अभी तक रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये अब एक सपोर्ट एरिया के रूप में काम करने लगा 50,400। यहाँ पे अगर आपने बाइंग पोजीशन बनाई होती तो यहाँ पे भी आपकी एक ट्रेड और स्टॉप लॉस हिट कर गई होती। तो बैक टू बैक आज आपके निफ्टी में आपको कोई ट्रेड मिला नहीं। बैंक निफ्टी में जो ट्रेड मिला वो दोनों बार आपके स्टॉप लॉस लेके चला गया। तो आपको करना क्या था? एज पर दी रूल, बैंक निफ्टी में कोई भी लेवल टच नहीं किया, आपको मिला नहीं कोई ट्रेड। बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड मिले, दोनों ट्रेड्स में आपके स्टॉप लॉस हिट हुए 100 पॉइंट्स के। तो आपने अपना ट्रेडिंग के टर्मिनल को जो है क्लोज किया और पूरे दिन के लिए यू स्टॉप्ड डूइंग योर ट्रेडिंग, राइट? बिकॉज क्योंकि मार्केट में देखिए किस तरीके का आज जो है भूचाल आया हुआ था। नीचे गया, नीचे जाके फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर लोगों ने सोचा जो कि दिख रहा है कि भाई यहाँ से चलो ऊपर जाए, ऊपर का मोमेंटम बनाया, फिर नीचे आया, मतलब स्टॉप लॉस जो है हिट करने का काम किया। अब इसमें बचा वही है जिसने कि छोटे लॉसेस को जो है अपने टेकअप करके अपना ट्रेड से बाहर निकल गया एज पर दी
सेटअप के रूल के हिसाब से। अगर आप एंडलेस वेट कर रहे होते तो यहाँ पे जो आपकी जो बाइंग की पोजीशन आपने बनाई, आप यहाँ पे जाकर के एंड करते कि पूरे दिन में मार्केट देखिए कहाँ पे कितना नीचे आ गया, लगभग 50,176 पे आकर, मतलब 300-400 पॉइंट, 100 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस लेकर के निकलना ज़्यादा मुनासिब है। क्योंकि आज नहीं तो कल फिर जो है हम मार्केट में, अगर हम अपने मार्केट में हमारी कैपिटल बनी रहेगी हमारा मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से, तो आज नहीं अगर हमने अर्न किया तो कल फिर कमाएंगे। क्योंकि ये सेम लॉजिक वही है कि आपको अपने ट्रेडेबल अमाउंट के साथ बने रहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे मनी है जो ट्रेड हो रहा है, अगर मनी खत्म हो गया तो आप क्या बेचोगे और क्या खरीदोगे, राइट। तो वो हो कैसे सकता है, हो तभी सकता है जब आप अपने स्टॉप लॉसेस को लेना सीखें और अपने लॉसेस को कट शॉर्ट करना सीखें। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ प्रॉफिट तो आपको मार्केट देगा, प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है। प्रॉफिट आप अपने लिए तय नहीं कर सकते, वो मार्केट तय करता है। आप अपने लिए जो एक चीज़ तय कर सकते हो ये कि मैं आज कितना दे के जाने के लिए तैयार हूँ मार्केट को, मैं उतना ही दे के जाऊँगा और इतनी बार दे के जाऊँगा, इससे ज़्यादा बार दे के भी नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो बैक टू बैक दोनों ट्रेड्स जो है, और ये हर तरीके की जो एक्सपीरियंस हो रही है हमारे साथ। और फिर उसके बाद अगर हम 1 महीने 2 महीने 10 महीने साल 2 साल 4 साल, जब तक भी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप देखेंगे, और अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे प्रॉफिटेबल रहते हैं, कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिटेबल रहते हैं, तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि ये ट्रेडिंग बिजनेस काम कैसे करता है। आपको इमोशंस को जो है साइड में रखना पड़ेगा और अपने जो है साइकोलॉजी पे काम करके अपने आप को जो है ट्रेडिंग बिजनेस में उतारना पड़ेगा, अपने सेटअप के ऊपर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस रख के, तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो इसको भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं हम यहाँ पे। बैंक निफ्टी में आज दोनों जगह हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए, ठीक है जी। तो आज हमने 2 ट्रेड्स ली, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारी हो गई 15, और उसमें से विनिंग तो 6 ही रही, और जो नुकसान वाली ट्रेड्स हो गई वो हो गई -9, राइट। आइए देखते हैं क्या हुआ। अब अभी भी हमारा जो ट्रेड बुक है वो प्रॉफिटेबल है, राइट। प्रॉफिटेबल किस तरीके से है, और हमारा जो स्ट्राइक रेट है 40 का है, और मैं हमेशा कहता हूँ 10 में से 4 बार ही सफल होने की ज़रूरत है, और उसके बाद आपको प्रॉफिटेबल रहने से कोई नहीं रोक सकता। आपके सामने दिखाई दे रहा है कि हमारी टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं 15, हमने 15 में से 6 ट्रेड्स विन करी हैं, लूज करी हैं 9 ट्रेड्स। विन अमाउंट है हमारा 15,000, राइट। लूज अमाउंट, और ये एक लॉट की डिस्कशन है, इसी लॉट को बढ़ा सकते हो आप। आपके पास जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आएगा आप 1 से 2 लॉट पे काम करना शुरू करें, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, 4 से 5 पे, 5 से 10 पे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यही चीज़ रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि रूल्स तो सेम ही रहेंगे, बट आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो आपके जो है प्रॉफिट्स को एनहांस करना शुरू कर देगा। लूज अमाउंट है 11,250, स्ट्राइक रेट हमारा 40% का है। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम देखें तो कितने दिन हो गए, आज दिन नंबर ऑफ डेज हो गए हैं 6 दिन के अंदर हमारा जो एक लॉट पे प्रॉफिट, एक लॉट को ट्रेड करते हुए जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 3,750 में। मार्जिन मनी है 70,000 रुपये का, जो हम जो है एक लॉट के ऊपर डिप्लॉय करते हैं, और प्रॉफिट परसेंटेज टोटल प्रॉफिट परसेंटेज अब हो गया है आकर के 5.36%। नंबर ऑफ डेज 6 दिन में 5.36% के प्रॉफिट के साथ आप कंटिन्यू कर रहे हैं। कौन सा ऐसा बिजनेस है, और अगर आप इस रेशो को मेंटेन करते हुए चले जाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ महीने में आप 4 से 5% से ज़्यादा अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग बिजनेस से, तो आप गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यही आप देखना लॉन्गर रन में, मैं ये नहीं कहता कि ये जो है 30% 40% एक ही महीने में हो जाएगा, और एक महीने में हो भी गया तो अगले महीने कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस ट्रिगर करते ऑन एन एवरेज आपका महीने का 4 से 5% का खेल है। 4 से 5% का मार्जिन है आपका प्रॉफिट का, अगर आप प्रॉपर अच्छे सेटअप के साथ काम करते रहते हैं तो जो भी आपकी कैपिटल डिप्लॉयड है उसका 4 से 5% आपको जो है एक एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए ट्रेडिंग बिजनेस से। वही साल भर में जाकर के आपका 48 to 50% हो जाता है, और 48 to 50% का CAGR
दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेस के अंदर नहीं है। 15-15, 16-16% की लड़ाइयाँ हो रही हैं। आप मार्केट के कंपनीज के बैलेंस शीट्स देखिए, उनके जो है फिगर्स देखिए और उनका रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, सेल्स ग्रोथ देखिए। 15-15, 20-20% अगर किसी का रिटर्न ऑन इक्विटी 19%, 19 और 20 कंटिन्यूसली रह रहा है तो बहुत अच्छी जो है कंपनीज में उनको काउंट किया जाता है, उनके फंडामेंटल्स को काउंट किया जाता है। और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भी एक कंपनी है, आपकी एक इंडिविजुअल छोटी कंपनी है जहाँ पे एक सिस्टम के हिसाब से आप एक रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से एक सामान को खरीद रहे हैं, फिर बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर एक टैक्स जो है अपनी गवर्नमेंट को चुका रहे हैं, प्रॉपर एक बिजनेस कर रहे हैं ना। और उसमें अगर आपका CAGR 48 से 50% का बन रहा है तो और क्या चाहिए। और उसके लिए महीने में 4 से 5% का जो है आपको टारगेट करना है अपने कैपिटल के ऊपर। जो ये 70,000 की कैपिटल है, इसको 7 लाख होने में कितना टाइम लगता है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी छोटी दुकान डालने जाओगे 7-8-10 लाख रुपए तो लगाओगे। 7 लाख रुपए लगाओगे तो यही 3750 आपको 37,500 रुपए दिखाई देंगे 6 दिन के अंदर। तो फिर अमाउंट ही बड़ा दिखने लगेगा। इट इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ परसेंट वाइज गेन व्हाट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट, राइट। तो ये था आज का हमारा मास्टर क्लास with Market Shala for the newbies, those who are willing to get into the trading business. And as I always say, it's a trading business, not speculation. अगर आपके अंदर पूरे दिन बैठ करके, जैसे कि इंसान शॉप पे बैठता है उसी तरह पूरे दिन बैठ करके ट्रेड करने की आपके अंदर क्षमता है, पोटेंशियल है और आपका इंटरेस्ट है, तभी आप ट्रेडिंग बिजनेस में आए। अदरवाइज अपने आप को एंगेज जरूर रखें इक्विटी मार्केट में, बट इन्वेस्टिंग के थ्रू, उसके थ्रू भी वेल्थ, जो ट्रेडर्स होते हैं वो भी, उनका भी इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो होता है अलग से, क्योंकि वेल्थ जो जनरेट होगी वो आपकी इन्वेस्टिंग से ही होगी। ट्रेडिंग से आप अपने जो है एक्सपेंसेस को जो है मीट करने के लिए ट्रेडिंग करते हैं। और जब एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आप कोई काम करते हैं, चाहे आप वो जॉब करें, चाहे वो आप कोई जनरल स्टोर खोलें, चाहे आप कोई अपनी कोई एजेंसी लें, मतलब कोई भी बिजनेस करें या कुछ भी करें, तो उसमें आपको पूरा दिन फुल टाइम आपको स्पेंड करना होता है, राइट। इसी तरीके से जब आप अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए ट्रेडिंग बिजनेस में आते हैं तो वहाँ पे भी आपको पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठ करके अपने डिसीजन मेकिंग खुद लेने हैं, कोई और आपके लिए वो डिसीजंस नहीं लेगा। इन्वेस्टिंग में ले सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग इज अ लॉन्ग टर्म गेम और एक वेल्थ जनरेशन करने वाली चीज़ है। वहाँ पे एडवाइजर्स हैं जो जिनको की एक नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो एक अच्छी जगहों पे आपके इन्वेस्टमेंट्स को दे करके आपके लिए एक रिटर्न अल्फा जनरेट कर सकते हैं जो कि बाकी अदर एसेट्स को बीट करे। दैट इज़ फाइन, बट ट्रेडिंग इज समथिंग जो आपको खुद ही करनी पड़ेगी और फुल टाइम करनी पड़ेगी, ये मेरा अपना विश्वास है। इसके अलावा ट्रेडिंग बिजनेस में आने का कोई और सेकंड मेथड नहीं है। तो ये था आज का शो। कैसा लगा आपको हमें बताइएगा, और प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अस। एंड लिखिए अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं एक एक क्वेश्चन आपके लूंगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट, एंड एज आई ऑलवेज से, do trade, do invest, and seek financial freedom with Market Shala. Thank you so much. Bye bye.